लेट्स कंटिन्यू विथ सर्कल्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.6। तो अभी तक हमने सर्कल में जो बेसिक्स पढ़ चुके हैं, बेसिक थ्योरम्स, एवरीथिंग आपकी बुक में समरी के फॉर्म में दी है। एक बार इसको रिवाइज करें, उसके बाद हम ऑप्शनल को शुरू करते हैं। ऑप्शनल में से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पैरेलल कॉर्ड वाला है, 2-3 क्वेश्चन है, आपको पता चलेगा, वो स्कूल में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें करना है। आपका फर्स्ट थ्योरम था सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। ये मैंने एक सर्कल लिया, आपको पता है कि ये एक फिक्स पॉइंट है, इससे एक फिक्स डिस्टेंस लिया हमने कंपास पे और इसको ऐसे रोटेट कर दिया, तो ये सारे पॉइंट इससे सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पर हैं। ये फिक्स डिस्टेंस आपका क्या कहलाता है? दिस फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। ये इतने डिस्टेंस पर ही सारे पॉइंट्स हैं, तो ये फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस, है ना। तो यही बात इन्होंने लिखी है। फिर क्या बोल रहे हैं? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मतलब दो सर्कल्स जिनकी रेडियस आपस में इक्वल है। सर्कल में एक ही चीज़ होती है ना बेटा, रेडियस। ट्राइंगल में तो आपको बहुत सारी चीज़ें इक्वल करनी पड़ती थी कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। सर्कल में यदि दो सर्कल की रेडियस इक्वल है तो सर्कल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो क्या कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। यदि हमारे पास एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है, और इन्होंने सेंटर पे जो एंगल बनाया, यदि कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है तो सेंटर पे बना हुआ एंगल भी इक्वल होगा। कौन से क्राइटेरिया से प्रूव होता है? एस एस एस, ये दोनों आपके क्या है? रेडियस 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 रेडियस, और ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है, तो एस 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 क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सी पी सी टी से आपके ये दोनों एंगल इक्वल आते हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के केस में हम सर्कल दो बनाते हैं, कंसेप्ट सेम लगता है क्योंकि सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, रेडियस इक्वल है। नेक्स्ट आपका इसका कन्वर्स क्या था कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स एट द सेंटर इज इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। अब आपको क्या कह रहा है कि ये एंगल इक्वल है और आपको ये प्रूव करना है कि कॉर्ड की लेंथ इक्वल है, तब भी हम यही ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। बस हमारा क्राइटेरिया क्या हो जाता है? साइड एंगल साइड। क्राइटेरिया चेंज हो जाता है एस ए एस में। हाँ, हमारा अभी क्या हो जाता है इस केस में कि हमारी दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल नहीं है, हमको नहीं पता है, पर हमें ये पता है कि इसने जो सेंटर पे एंगल बनाया और इसने जो सेंटर पे एंगल बनाया, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये हमारी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये ऑब्वियसली इक्वल होंगी, और ये एंगल इसके इक्वल हमें गिवन है। तो साइड एंगल साइड से आपके ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं और सी पी सी टी से आपकी कॉर्ड्स की लेंथ क्या हो जाती है? इक्वल। हाँ, एस ए एस क्राइटेरिया लग जाता है। सेम में कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो तो दो सर्कल्स बनते हैं। नेक्स्ट थ्योरम था द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। परपेंडिकुलर कॉर्ड है, सेंटर से यदि आपने इस पर परपेंडिकुलर डाला तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। हमने इसको परपेंडिकुलर का नाम दे दिया ओ। फिर हम क्या करते हैं? ए ओ और बी ओ को ज्वाइन कर दिया, तो ए ओ और बी ओ अभी क्या है? दोनों रेडियस इक्वल होंगी। ये एंगल 90 है तो इधर वाला एंगल भी आपका 90 होगा, और ये वाली साइड इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। अगेन कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल्स। ट्राइंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी बी। क्राइटेरिया कौन सा लगा? आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सी पी सी टी से ए पी एंड बी पी आर इक्वल, मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यदि लाइन में सर्कल में हमने परपेंडिकुलर डाला है तो वो कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट्स। अब इसका कन्वर्स क्या है कि इफ अ लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। कि यदि हमने सर्कल में सेंटर से एक लाइन डाली जो उसको कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो परपेंडिकुलर है। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास कॉर्ड है, हमारे पास सेंटर है, और सेंटर से हमने एक लाइन डाली है जिसने इस कॉर्ड को बाइसेक्ट किया। हाँ, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये आपको थ्योरम के स्टेटमेंट्स याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी हम प्रूफ करते हैं उसके बाद हमें रीज़न लिखना पड़ता है। जब भी यदि आप लोगे कि ये इसके इक्वल है
तो थ्योरम नंबर की बजाय जनरली आप थ्योरम 10.8 में बस नंबर यूज़ करते हैं हम, क्योंकि वो बहुत लंबा है। बाकी सब में हम थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं। बाकी इंडिविजुअली आप अपने अपने स्कूल में देखिएगा कि आपके टीचर्स यदि नंबर्स अलाउ करते हैं तो फिर आप नंबर के साथ थ्योरम्स को याद रखें। यदि आपके चलता है 10.1, 10.2 तो आपको ये याद रखना पड़ेगा एग्जैक्टली कि 10.1 में क्या बोला है, 10.2 में क्या बोला है ना। देन यू कैन यूज़ दैट, अदरवाइज यू नीड टू मेंशन फुल स्टेटमेंट। तो हमारी ये लाइन सेंटर से आ रही है जो बाइसेक्ट कर रही है। अभी भी हम क्या करेंगे, इसको सेंटर से ए और बी को, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ए ओ बी ओ अभी भी रेडियस है, ये वाली लाइन अभी भी कॉमन है और ये दोनों साइड इक्वल है। तो एस 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 से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो बेटा सीपी सीटी से क्या हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। बट ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। दो एंगल का सम 180 और एंगल्स स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर हो गई। तो लीनियर पेयर में जब एंगल इक्वल हो तो एंगल की वैल्यू क्या आ जाती है, 90। x प्लस एक्स इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180, तो आपका ये एंगल क्या प्रूव हो जाएगा, 90। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है सब एक जैसा ही था। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है पर बहुत दिन हो गए ना, भूल जाते हो आप। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल to bisect a chord is perpendicular to the chord. There is only one and only one circle passing through 3 non-collinear points. 3 पॉइंट हमने अपनी 10.3 के फर्स्ट में हमको बोला था कि एक सर्कल, 2 सर्कल आप ड्रॉ करो, उनमें कितने पॉइंट्स कॉमन है, मैक्सिमम। तो हमने देखा था कि या तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, या एक पॉइंट कॉमन होगा, या मैक्सिमम 2 पॉइंट कॉमन होते हैं, है ना। 3 पॉइंट कॉमन कभी भी नहीं होते। 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल ही पास होगा, यही आपका इसका मतलब है। ये चीज़ कम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। यदि कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो अब हमारे पास फिर से क्या है कि 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं और हम इनका सेंटर से डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो सेंटर से डिस्टेंस मतलब उस पर 90 डिग्री। तो ये ए बी सी डी आपकी कॉर्ड्स हैं, हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए टू शो द डिस्टेंस। अब हम फिर वही ए ओ और सी ओ को ज्वाइन किया। अभी हमने थ्योरम प्रूव किया था कि इक्वल कॉर्ड्स, ये इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ही हमें प्रूव करना है। हमने परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड प्रूव किया था। तो ये परपेंडिकुलर है तो ये हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया। तो अब हमें पता है कि ए बी और सी डी इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है। तो हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी के इक्वल हो गया, हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी के इक्वल हो गया। तो हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी के इक्वल हो गया। तो आपका यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये ए एम और सी एन, ए एम सी एन के इक्वल हो गया। और ए ओ सी ओ तो रेडियस है, ए ओ सी ओ के इक्वल है क्योंकि ये तो रेडियस है और ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90। तो 90 और रेडियस क्या बना रही है, हाइपोटेनियस। तो फिर से क्राइटेरिया क्या लगा, RHS। तो RHS से आपके ट्राइंगल्स फिर से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो CPCT से OM और ON इक्वल, मतलब कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी यदि उनकी लेंथ इक्वल है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डायमीटर। सारे डायमीटर इक्वल लेंथ के होते हैं, सारे सेंटर से पास होते हैं, तो उनका डिस्टेंस सेंटर से क्या हुआ, 0। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायमीटर इज 0। नेक्स्ट है इसका कन्वर्स होगा कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर्स ऑफ अ सर्कल आर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल। वो कॉर्ड्स जो इक्विडिस्टेंट हैं, यदि आपके पास है कि आपके पास 2 कॉर्ड हैं और उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, सेंटर से डिस्टेंस हैज़ टू बी परपेंडिकुलर ओनली। तो यदि हमें दे रखा है कि OM ON के इक्वल है तो हम क्या प्रूफ कर देंगे कि AB और CD भी आपस में इक्वल हैं, कॉर्ड्स भी इक्वल लेंथ की होंगी। देखो पढ़ते सर्कल से लगती ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी है, किसी भी इधर दोनों में से ज्वाइन कर दिया, ये रेडियस से इक्वल है, ये एंगल 90 है गिवन है, ये साइड इसके इक्वल गिवन है। RHS से फिर से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, CPCT से ये पोर्शन BM और CN क्या हो गए, इक्वल। तो BM CN के इक्वल हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, BM इज हाफ ऑफ AB और CN इज हाफ ऑफ
CD, तो हाफ हाफ कैंसल, तो AB इक्वल टू CD, या आप इसको लिख सकते थे 2 टाइम्स BM इक्वल टू 2 टाइम्स CN, तो 2 टाइम्स BM 2 टाइम्स CN विल बिकम AB एंड CD, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, तो एकदम आसान है थ्योरम्स, नंबर ऑफ थ्योरम्स बहुत ज़्यादा है, दैट इज ट्रू, बट टफ नहीं है बेटा। If two arcs of a circle are congruent, then their corresponding chords are equal and conversely यदि chords equal है तो arc भी equal है। इसका क्या मतलब कि यदि एक ये chord है, हाँ, और एक ये chord है, यदि ये chords equal हैं तो ये जो arc बना रहे हैं ना ये दोनों, इसने ये arc बनाई और इसने ये arc बनाई, ये भी आपस में क्या होंगी, इक्वल। यदि chords इक्वल हैं तो आर्क भी इक्वल होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि यदि हम इसके साथ सेंटर से इसको ज्वाइन कर दें तो इसने जो एंगल बनाया और ये एंगल बनाया ये इक्वल है, और आर्क भी वही एंगल बनाती है जो कॉर्ड ने बनाया, तो इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो यहाँ भी वही कंसेप्ट लग गया आपका। हाँ, तो ये आपका इस वजह से हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब आगे आपका थ्योरम 10.8, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल। एंगल जो आर्क ने सेंटर पे बनाया वो डबल होता है देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये एंगल जो भी है, ये वाला एंगल इसका हाफ होगा। हाँ, ये एंगल x है तो वो x/2 होगा। ये आपको पता है, इसका प्रूफ कैसे करते हैं। इस केस में आप क्या करते हो, आप इस केस में 3 डायग्राम्स बनाते हो। डायग्राम 3 बनते हैं, प्रूफ सेम होता है। तीनों में हम क्या करते हैं, एक बार हम लेते हैं माइनर आर्क, आर्क माइनर है तो ये एंगल सेंटर पे और ये एंगल कहीं और इसको ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देते हैं। ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उससे कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं, ये रेडियस, तो ये एंगल आपस में इक्वल, ये एंगल इसका एक्सटीरियर एंगल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसका डबल। तो ये एंगल यदि मैंने x ले लिए तो ये एंगल आ जाएगा 2x। सिमिलर वे में ये रेडियस इक्वल है, ये एंगल y, तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल से 2y, तो ये पूरा एंगल 2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स y, दैट इज 2 टाइम्स x प्लस y, और ये एंगल x प्लस y है, तो ये वाला एंगल इस एंगल का डबल है। तो एक केस में हम माइनर आर्क बनाते हैं, एक केस में हम डायमीटर बनाते हैं, मतलब सेमी सर्कल, तब भी हमारा डायग्राम सेम बनता है, और एक केस में हम इस तरह से बनाते हैं। हाँ, ये आपका क्या हो गया, मेजर आर्क। बाकी लिखना सेम है, बस इन केस ऑफ मेजर आर्क एंगल की जगह क्या लिखेंगे, जो सेंटर पे बना रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट थ्योरम 10.8 आपको आता है, इसका प्रूफ आपको याद भी रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में प्रूफ करने के लिए 3 to 4 मार्क्स में थ्योरम 10.8 आता है। तो स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन सब पूरा ढंग से अपन ने पहले क्लास में किया है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके याद रखो। नेक्स्ट है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये भी आपका किससे निकला, इसी से। एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो ये वाला यदि हमने 2 पॉइंट्स ले लिए तो यहाँ से जो एंगल बना और यहाँ से इधर जो एंगल बना ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि यही कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, मान लो सेंटर पे एंगल बनाया 60, तो ये एंगल भी 30 होगा और ये एंगल भी 30 होगा थ्योरम 10.8 से। और यदि इधर भी कोई एंगल बन रहा होता तो वो भी क्या होता, 30। तो ये जितने भी एंगल बनाओगे आप इतने एरिया में, वो सबकी वैल्यू इक्वल होगी। और सेम वे में आप इधर से जितने एंगल इस साइड बनाओगे, हाँ, इतने पोर्शन में ये एंगल्स की वैल्यू भी आपस में इक्वल होगी। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। और इसी थ्योरम से आपका एक और क्या निकलता है, यदि वो डायमीटर था तो सेंटर पे एंगल क्या हो गया, 180, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 का हाफ मतलब 90। इधर बनता तो भी 90, इधर बनता तो भी 90, हाँ, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। पर 90 क्यों बन रहा है, थ्योरम 10.8 के कारण। तो इसको हम क्या कहते हैं, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। फिर बोल रहा है इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट सबटेंड्स इक्वल एंगल एट अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन containing the line segment, the 4 points lie on a circle. If a line segment joining 2 points subtends equal angles at 2 other points lying on the same side of the line, एक लाइन सेगमेंट है
दो पॉइंट को ज्वाइन करके हमको क्या मिला, एक लाइन सेगमेंट। अब हमने क्या किया, यदि हमने इसके एक ही साइड पे दो एंगल ऐसे बना दिए और ये दोनों एंगल यदि इक्वल हैं तो ये चारों पॉइंट्स किस पर लाई करेंगे, सर्कल पर, क्योंकि ये क्या बना देंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये यदि हम इस लाइन के नीचे की तरफ भी एंगल बनाते, उसने कहा सेम साइड पे, तो ये एंगल मैं इधर भी बना सकती थी। यदि ये वाला एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल हैं, ये एंगल इक्वल है, इस लाइन ने ये दो एंगल बनाए सेम साइड पे एंड दे आर इक्वल। इसका मतलब ये जो चारों पॉइंट है 1 2 3 4, या इधर से देखते तो 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट ऑन द सर्कल लाई करेंगे बिकॉज दे विल सेटिस्फाई द कंडीशन एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। और तो जो पॉइंट्स सेम सर्कल पे लाई करते हैं उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल वर्ड है, दैट इज दे आर कॉनसाइक्लिक। कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स जो सेम सर्कल पे लाई करते हैं उनको कॉनसाइक्लिक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके चारों पॉइंट्स ऑन द सर्कल लाई करते हैं। तो यदि हमारा कोई भी क्वाड्रिलेटरल इसके ऊपर चारों पॉइंट सर्कमफरेंस पे लाई कर रहे हैं तो अपोजिट एंगल्स का सम, इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180। और यदि किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, साइक्लिक। मतलब वी कैन मेक अ सर्कल पासिंग थ्रू ऑल द 4 पॉइंट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो ये सारी बातें आपको याद आ गई, पूरा सर्कल्स, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.6, ऑप्शनल है। वहाँ लिखा है कि नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पर आपको याद रखना है कि एग्ज़ाम में भी इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि एग्ज़ाम में ना आए, है ना। ये ऑप्शनल वर्ड पे ये नीचे स्टार लगा है, एस्टेरिक्स, और नीचे एकदम लिखा है कि नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट बेटा एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। देखो अब सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या है कि क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में दिया क्या है, कि डायग्राम नहीं दिया है। डायग्राम नहीं दिया है तो आपको डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा। डायग्राम खुद बनाना है। सर्कल बनाते वक्त देखो कोशिश करो कि सुंदर बने, ऐसा बहुत टाइम नहीं हो तो ठीक है, बट अदरवाइज आपको एग्ज़ाम में तो देखो 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत ज़्यादा तो आते नहीं हैं। तो जब भी आपको जो 3-4 मार्क्स के हैं उसमें तो डायग्राम बनाना ही पड़ता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी यदि आपको कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करनी है, कुछ शो करना है, देन यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम। ज्योमेट्री में मैंने आपको बताया है हर बार डायग्राम बनाना ज़रूरी होता है। यदि आप कुछ लिख रहे हो, ABCD कुछ भी मेंशन कर रहे हो, तो आपने यदि वहाँ मेंशन ही नहीं किया, आपने अपने पेपर में कर लिया और उसमें कॉपी में आपकी शो नहीं किया आंसर शीट में, तो टीचर को कैसे पता चलेगा क्या A है, क्या B है, क्या C है, क्या D है, क्या X लिया आपने, क्या एंगल निकाला। इसलिए डायग्राम बनाना ज़रूरी हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक बैंगल यूज़ कर सकते हो, है ना। लड़कियां भी पहनती हो, लड़के भी कई बार कड़ा पहनते हैं, तो एक कड़ा लेकर चले जाओ, फटाफट सर्कल बन जाएगा। कंपास से बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप जो भी बोर्ड की कॉपी देखोगे 10th बोर्ड में, तो डायग्राम्स बच्चे जिनके फुल मार्क्स आते हैं, जो मॉडल आंसर शीट डलती है, उसमें डायग्राम्स ऐसे होते हैं बेटा जैसे छापे हुए हों, बिल्कुल सर्कल भी एकदम सुंदर बनाए हुए, सब कुछ लाइनें एकदम स्ट्रेट विद द स्केल। ऐसे रफ डायग्राम्स नहीं होते जिसके भी फुल मार्क्स आते हैं। तो यदि आप चाहते हो कि आपके फुल मार्क्स आएँ, तो आपकी कॉपी दिखनी चाहिए फुल मार्क्स लायक ना। आपकी आंसर शीट शुड बी लाइक दैट कि टीचर की कहीं भी नंबर काटने की इच्छा नहीं है, उसको लगे यार दे दो पूरे नंबर, कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन है, कितना बढ़िया काम किया है। और ऐसा भी मत करना कि सिर्फ डायग्राम ही अच्छे बनाए और लिखने में सब गड़बड़ कर दी। दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन चाहिए, गुड प्रेजेंटेशन, साफ़ सुथरा काम। अच्छा, एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया, आप लोग आंसर शीट में जब पेपर को सॉल्व करते हो, सपोज दिस इज़ योर आंसर शीट, हाँ ये चलो मैं एक और ले लेती हूँ विद बाउंड्री। ये आपकी आंसर शीट है। आपने क्वेश्चन करना यहाँ पे शुरू किया, हाँ, तो आप क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डालें, साफ साफ करें। आप यहाँ पर रफ वर्क क्यों करते हैं? कई बच्चे ऊपर रफ वर्क, हाँ आपको रफ वर्क करना है तो रफ वर्क करना कभी भी मना नहीं होता। मैथ्स में इट इज़ रिक्वायर्ड, बट यू कैन मेक अ मार्जिन इन द राइट साइड। आप इधर मार्जिन बनाकर यहाँ रफ वर्क कर लो, कॉपी में इधर भी रफ वर्क, इधर भी रफ वर्क, कहीं भी कुछ भी रफ वर्क। हाँ, यहाँ सॉल्यूशन लिख दिया, पूरे कॉपी में ऐसे 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 इधर उधर सब जगह रफ वर्क किया हुआ है।
या आप क्या कर सकते हो, आप पूरी की पूरी एक शीट आगे कोई भी पेज ले लो और उसको उसके ऊपर रफ वर्क लिख दो और करो, और एंड में उस पर एक क्रॉस लगा दो। जब आपका पेपर हो जाए पूरा तो उसके ऊपर एक क्रॉस लगा दो। ये तरीके होते हैं अपनी प्रेजेंटेशन अच्छा करने के। या आप एंड पेज ऑफ द पेपर, आपकी आंसर शीट का लास्ट पेज को भी रफ वर्क के लिए यूज़ कर सकते हो, या आपकी चॉइस है, आप साइड में करना चाहते हो, पीछे करना चाहते हो, पर पूरी आंसर शीट को रफ शीट मत बनाओ, बहुत ख़राब लगती है कॉपी। बहुत सारे अच्छे बच्चों की भी आंसर शीट मैंने देखी, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, कैलकुलेशन कहीं भी, ऊपर मार्जिन जो यहाँ पर लाइन खींची होती है यहीं पर काम शुरू कर दिया बिना कुछ लिखे, बस यहाँ पर जो लाइन बनी होती है आपकी, यहाँ पर भी खच 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 कुछ भी कैलकुलेशन ढेर सारी करी हुई है, यहाँ भी पूरी कैलकुलेशन की है, इधर थोड़ा थोड़ा आंसर लिखा है, उधर पूरी कैलकुलेशन भरी पड़ी है। देयर इज़ नो सेपरेशन, देयर शुड बी अ बाउंड्री बिटवीन रफ वर्क एंड फेयर वर्क, है ना। एग्जाम में बहुत ध्यान रखो बेटा प्रेजेंटेशन। 10th की cbsc.nic.in करके साइट है, CBSE की साइट है cbsc.nic.in, इसमें आप ओपन करो, इसमें एग्जामिनेशन में जाओ, उसमें आप जा कर के ये देखो, स्टडी मटेरियल में देखो 10th के मॉडल आंसर शीट पड़ी होती है, 10th क्लास की मॉडल आंसर शीट पड़ी होती है। अभी आपको 10th की बातें समझ में नहीं आएंगी, पर कॉपीज़ को खोल करके देखो, यू विल गेट टू नो द प्रेजेंटेशन की प्रेजेंटेशन कैसे करना है, हाँ, कॉपी कैसे होनी चाहिए। यदि काटापीटी भी करनी है, यदि आपने कुछ काटापीटी भी हो गई, गलत हो गया, तो ये नहीं कि घिच 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 घिच, सिंपली आप उसको ब्लॉक बना करके ऐसे क्रॉस कर दो। आपको वो भी आइडिया मिलेगा आंसर शीट्स देख करके कि कैसे सुंदर काम किया जाए। चलो वापस सर्कल्स पे आ जाए, बहुत सारा भाषण दे दिया मैंने आपको। Prove that the line of centers of two intersecting circles subtends equal angle at the 2 points of intersection। क्या पता चल रहा है कि 2 intersecting circles हैं, हाँ, तो हमने 2 intersecting circles बना लिए। फिर क्या बोला है, line of centers of two intersecting circle, तो centers को join करने वाली line, subtend इक्वल एंगल एट द 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से हैं, ये और ये, तो ये इस पे इक्वल एंगल बना रही है, हमको ये प्रूव करना है। तो हमने एक लाइन इधर ज्वाइन कर दी, एक लाइन इधर ज्वाइन कर दी, एक लाइन इधर से ज्वाइन कर दी और एक लाइन इधर से ज्वाइन कर दी। ठीक है, अभी डायग्राम ऐसा बनेगा, मुझे पता था इसलिए मैंने थोड़ा सा वर्क पहले से कर लिया कि मैंने डायग्राम्स बना लिए। कंसेप्ट आप समझ ही गए हैं, तो शायद इधर है 10.1, यस, दिस इज़ द डायग्राम फॉर दैट क्वेश्चन जो आपको दिया था। 2 लाइन्स हैं, मैंने थोड़ा सा काम पहले किया क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं दिखता ना डायग्राम बनाने में। ये 2 सर्कल्स हैं, चलो ये 2 सर्कल्स हैं, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O' है। अब वो क्या कह रहा है, इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसके साथ जो एंगल बना है, ये एंगल पॉइंट्स के साथ ये एंगल आपस में इक्वल है। दिस इज़ व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव। क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो, अपने आप डायग्राम बनाओ और अपने माइंड में उसको फिक्स कर लो कि क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें प्रूव दैट द line of centers of two intersecting circles subtend equal angle at the 2 point of intersection। तो given है two circles intersect at P and Q। 2 सर्कल है जो P और Q पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि इस लाइन ने इसके साथ जो एंगल बनाया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, दे आर इक्वल, मतलब एंगल ओ पी ओ डैश एंगल ओ क्यू ओ डैश के इक्वल है, हम ये प्रूव करना चाहते हैं। तो बेटा कंस्ट्रक्शन तो आएगी यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन में आपको दिख ही रहा है मैंने क्या क्या किया है, जॉइन ओ पी ओ क्यू ओ डैश पी ओ डैश क्यू। एक और लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी, कौन सी, ये वाली, हाँ, पी क्यू, हम पी क्यू को भी ज्वाइन करेंगे एंड पी क्यू। अब आपको आई होप आइडिया लग गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं प्रूफ के लिए। तो गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन,
प्रूफ। यहाँ तक हो गया। अब आप सिंपली इस ट्राइंगल में क्या लगाएंगे, ये रेडियस है, ग्रीन ग्रीन कलर की दोनों लाइन सेम सर्कल की रेडियस है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ये एंगल इसके इक्वल इस ट्राइंगल में, और इधर से ट्राइंगल में देखोगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, दोनों को ऐड कर देंगे तो पिंक प्लस रेड दोनों में सेम है, इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब हमको सिंपली क्या करना है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, रीजन क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। हाँ, ऐसा मैं ओ पी ओ डैश पी इक्वल नहीं लिख सकती, वो अलग अलग सर्कल की रेडियस है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स नहीं गिवन है, एक ही सर्कल की रेडियस आपस में इक्वल होती है, तो रीजन हो गया रेडियस ऑफ सेम सर्कल। आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, आर आर, एक को आपने ले लिया कैपिटल आर, तो आप यहाँ पर सिंपली क्या लिख देते हैं, आर। अब आपका क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू एक्स। रीजन क्या हो गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। देखो लगती सब चीज़ें आपकी बहुत सारी ट्राइंगल्स की ही है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। अब सेम टू सेम चीज़ हम इस ट्राइंगल में करेंगे, ट्राइंगल ओ डैश पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ डैश पी क्यू, ओ डैश पी इक्वल टू ओ डैश क्यू इक्वल टू, अब मैंने कैपिटल आर लिख दिया, जल्दी हो गया, रेडियस ऑफ सेम सर्कल नहीं लिखना पड़ा। दिस इम्प्लाइज एंगल ओ डैश क्यू पी इक्वल टू एंगल ओ डैश पी क्यू इक्वल टू वाई। रीज़न वही, आप चाहें तो इसको एक नंबर दे देते, इस लाइन को हम दे देते नंबर 2, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते, फ्रॉम 2। सेकेंड कंडीशन से हमारी ये कंडीशन आ गई कि ये आपस में इक्वल होंगे। अब एडिंग 1 and 2, अब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, एडिंग 1 and 2, तो आपका क्या आएगा, एंगल ओ पी क्यू एंड एंगल ओ डैश पी क्यू। अब ये देखो लिखना सेम साइड पे, पी क्यू वाले सेम साइड पे, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ डैश क्यू पी, दिस विल बी इक्वल टू, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इनको आपस में ऐड किया तो जो आएगा वो भी इक्वल होगा, ओ क्यू पी प्लस ओ डैश क्यू पी, मैंने गलत लिखा, पी पी वाले एक साइड ऐड होंगे, यहाँ पर पी आएगा, पी क्यू। ये बात ध्यान रखना, ये ऐड करते वक्त जो एंगल पी वाले एक साइड और क्यू वाले एक साइड, ओ डैश क्यू पी, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दिस इम्प्लाइज एंगल ओ पी ओ डैश इक्वल टू ओ पी ओ डैश इक्वल टू एंगल ओ क्यू ओ डैश, हैंस प्रूव्ड। ये ऐड करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इस पार्ट में ये वाला पार्ट ऐड करना है, इसमें ये ऐड कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, एंगल नहीं बनेगा, आपको ये एंगल इक्वल करना है। हाँ, उस हिसाब से स्टेटमेंट लिखते वक्त थोड़ा सावधानी बरतें। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन हमने करना है, प्रूव दैट द टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी of length 5 and 11 centimeter respectively of a circle are parallel to each other। दो कॉर्ड हैं जो पैरेलल हैं एक दूसरे के, एक की लेंथ 5 है और एक की लेंथ 11 है। अपन को क्या पता है, डायमीटर सबसे लंबी कॉर्ड है, और डायमीटर कहाँ से पास होता है, सेंटर से, तो जो भी कॉर्ड की लेंथ ज़्यादा है वो सर्कल के सेंटर से पास होगी, जिसकी लेंथ कम है वो सेंटर से दूर होगी। डायग्राम बनाते वक्त ये छोटी छोटी बारीक बातें हैं, इनको ध्यान रखें ताकि टीचर को पता चलता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। अब बोल रहा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 6, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमको बोला कि एक कॉर्ड ए बी, एक कॉर्ड सी डी, जो बड़ी है 11 वाली ये है और 5 वाली ये है, ए बी, ये सेंटर के पास है, ये सेंटर से दूर है। अब आपको बोल रहा है टू ईच अदर ऑन अपोजिट साइड ऑफ सेंटर, हम सेम साइड पे भी बना सकते थे, लिखा है अपोजिट साइड तो सेंटर बीच में कहीं होगा। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 6, अब ए बी और सी डी के बीच का डिस्टेंस 6 है, मतलब यहाँ से हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाल दें तो ये पूरा डिस्टेंस 6 है।
MN, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर होगा। अब आपको बोल रहा है कि लेंथ बताओ, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल की रेडियस निकालनी है तो AO और CO को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब ये लाइन 11 थी तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड, तो ये वाली लाइन आपकी इतनी क्या हुई 11/2। ये 5 थी तो ये क्या हो गई 5/2। रेडियस दोनों की सेम होगी। डिस्टेंस यदि हमने एक का ले लिया x तो दूसरे का कितना बचेगा 6 - x, क्योंकि फुल डिस्टेंस 6 है। यदि एक का डिस्टेंस 2 है तो दूसरे का क्या होता 6 - 2 4 आता ना, या 3 होता तो 6 - 3 3 आ जाता, 1 होता तो 6 - 5 1, 6 - 1 5 आ जाता है ना। तो 6 में से माइनस होगा, तो यदि हमने इस डिस्टेंस को x अज्यूम किया तो ये डिस्टेंस आपका 6 - x होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसमें अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बेटा ये कंसेप्ट के जो क्वेश्चंस हैं, बाकी भले ही आए ना आए आपके एग्जाम में, पर ये पैरेलल कॉर्ड्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये जरूर एग्जाम में आते हैं। स्पेशली सेंट जेवियर्स, निर्जा मोदी, कैम्ब्रिज कोर्ट, MPS, हाँ MPS MGPS, ये थोड़े क्वेश्चंस इन स्कूलों में आते हैं। तो थोड़ा सा जो भी बच्चे इन स्कूलों में हैं, और जेवियर नेवटा, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो हम क्या करें, मैंने इधर बनाया था शायद इसका भी डायग्राम, हाँ वो रहा। चलो फिर खैर हमारा काम उससे भी चल जाएगा, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, हमारा काम इस डायग्राम से भी चल जाएगा। तो अब हमको फाइंड करना है, टू फाइंड रेडियस। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमको जो गिवन है AB 5 है, CD 11 है, MN की वैल्यू 6 है, और MOM परपेंडिकुलर है AB पर, ON परपेंडिकुलर है CD पर, ठीक है। ये बातें हमारे को पता है गिवन। अब हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन कर दिया CO AO को, ज्वाइन AO एंड CO। फिर अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पर पहले हम क्या लिख दें, AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB एंड CN इक्वल टू हाफ ऑफ CD। वैल्यू क्या हो गई, AB वॉज 5 तो 5/2 और ये गया 11/2। रीजन आप एक बार में साथ में लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सेंटर से जो परपेंडिकुलर आया वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, इसलिए ये आपके हाफ हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आप अप्लाई करोगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एक बार किस में लगेगी, इस ट्राइंगल में CNO में, इन ट्राइंगल CNO, और एक बार किस में लगेगी AMO में, हाँ AMO, इन ट्राइंगल AMO। अब ये बात आप समझते हैं कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस इस ट्राइंगल के लिए भी रेडियस है, इस ट्राइंगल के लिए भी रेडियस है, दोनों की हाइपोटेनियस हर बार रेडियस ही हाइपोटेनियस का काम कर रही है। तो इसमें रेडियस क्या है CO, तो CO स्क्वायर इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। अच्छा मैंने अभी वो नहीं लिखा कि मैंने यदि OM को मान लिया x, लेट OM इक्वल टू x, दिस इम्प्लाइज ON इक्वल टू क्या हो गया 6 - x। ये भी आप डायग्राम में, या तो डायग्राम में ऐसे शो कर दें कि ये वाली वैल्यू 6 - x है, यदि ये x है तो, है ना, या हम उस तरह से लिख दें प्रॉपर। तो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो CO तो हमारी रेडियस है, और ON की वैल्यू क्या है 6 - x का स्क्वायर, और CN की वैल्यू क्या थी, CN वाज 11/2 प्लस 11/2 का
होल स्क्वायर। अभी हम स्क्वायर नहीं कर रहे, हमने इसको दे दिया फर्स्ट। सेकेंड ने हमने जब इस ट्राइंगल में लगाया सेम कंसेप्ट, तो वहाँ पर भी क्या आया, ए ओ रेडियस है, ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ए ओ इज रेडियस, ओ एम हमारा एक्स है और ए एम हमारा 5/2 का होल स्क्वायर। ये कंडीशन 2 आ गई। दोनों फर्स्ट और सेकेंड रेडियस के इक्वल है, हाँ 1 और 2 दोनों ही रेडियस के इक्वल है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। ये भी आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर है, तो दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब ये आइडेंटिटी से ओपन होगा, ये आप डायरेक्टली नहीं खोल सकते, a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन होगा। ऐसा मत करना सिर्फ 6 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया, 2ab की टर्म भी इंपॉर्टेंट है। तो -2 6 12 इंटू एक्स इज 12x। अब 11/2 का स्क्वायर क्या हो गया, 121/4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल हो गया। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 प्लस 121/4, वो 25/4 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। ये -12x उधर भेज दिया, प्लस 12x हो गया। हाँ, ये 12x उधर चला गया, प्लस हो गया। अब हम इसको सॉल्व करें, तो मैं पहले इस पोर्शन को सॉल्व कर दूं, तो दोनों का डिनोमिनेटर 4 है, तो 121 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 21 गए, बचा 4, 100 में से 4 गए, 96/4। ये 96 4 से डिविजिबल है, तो मुझे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने नहीं लिया। 24 4 ज़ा 96 होता है, तो 36 प्लस 24 आ गया, 36 प्लस 24 60 है ना, तो इक्वल टू 12x है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 12 5 ज़ा 60, तो x की वैल्यू आपकी आ चुकी है 5। हाँ, x की वैल्यू आ गई है 5। ये वाली साइड आपकी 5 सेंटीमीटर दूर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 6 - 5 मतलब 1। देखो ये कॉर्ड लंबी थी, सेंटर से 1 सेंटीमीटर दूर है, वो वाली छोटी थी 5 सेंटीमीटर, वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, अब हमें ये नहीं निकालना था, हमें रेडियस निकालनी थी, पर ये हमारे इंटरमीडिएट स्टेप थी, बिना x निकाले रेडियस नहीं निकलती। अब हमारे लिए ईजी कौन सा है, ये वाला, तो हम सेकेंड में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 स्क्वायर में, तो यहाँ क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये हो गया 25/4। एलसीएम लेंगे, 25 4 ज़ा 100 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो गया, 125/4। तो रेडियस क्या आएगी, स्क्वायर रूट लेना है, 125 इज 25 5 ज़ा, तो 25 से 5 बाहर आ जाएगा, 4 से 2 आ जाएगा, रूट में क्या बच जाएगा 5, तो आपकी रेडियस आएगी 5√5/2 सेंटीमीटर। यही लिख देंगे, हमको √5 की वैल्यू दी होती तो हम सब्स्टिट्यूट करते, नहीं दिए तो हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वो भी इसी कंसेप्ट पे है। द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर 6 and 8 सेंटीमीटर। 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं, उनकी लेंथ 6 और 8 है, तो 8 दूर होगी, 8 सेंटर के पास होगी, 6 वाली सेंटर से दूर होगी। इफ द स्मॉलर कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 फ्रॉम द सेंटर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। हाँ, तो दूसरी कॉर्ड का डिस्टेंस, ये डायग्राम मैंने पहले बनाया हुआ है, अब मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो ये 6 सेंटीमीटर की है, ये 8 सेंटीमीटर की है, इसको मैंने नाम दे दिया सपोज AB, इसको नाम दे दिया CD, ये आपका सेंटर। ये डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, से डिस्टेंस ऑफ स्मॉलर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस हमें 4 गिवन है। और ये डिस्टेंस हम अज्यूम करें तो ये हमने मान लिया कि ये x है। अब हम क्या करेंगे, वैसे जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था, सेंटर से दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे, ये भी रेडियस ये भी रेडियस इक्वल ही होगा। अब हमारा क्या हो गया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले क्या है, AB की वैल्यू है 8, तो हाफ ऑफ AB मतलब AM की वैल्यू क्या आ गई 4 सेंटीमीटर, CD 6 सेंटीमीटर, दिस इम्प्लाइज
हाफ ऑफ सी डी क्या हो गया 3, और हाफ ऑफ ये सी डी, हाफ ऑफ सी डी को हम क्या लिख रहे हैं सी एन इक्वल टू 3. रीजन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, उस कारण ये हाफ हाफ हो गए. अब हमारा नेक्स्ट क्या है, अब हमने कंस्ट्रक्शन की है ज्वाइन CO एंड AO, ज्वाइन AO एंड CO. फिर सॉल्यूशन, यहाँ प्रूव नहीं कर रहे हम, कुछ सॉल्व कर रहे क्वेश्चन को, तो सॉल्यूशन क्या है, और टू फाइंड क्या है डिस्टेंस OX, टू फाइंड हमारा क्या हो गया टू फाइंड X. इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर मतलब X निकालना है, रेडियस निकालने का बोला नहीं है, तो रेडियस निकाले बिना काम होगा नहीं. तो अब हमारा क्या हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल CON में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो पिछले क्वेश्चन की तरह CO रेडियस है, हाइपोटेनियस है, CO स्क्वायर इक्वल टू CN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर होगा. CO हमें पता नहीं है, R स्क्वायर की वैल्यू CN मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ गई 3 का स्क्वायर, एक जिसको आता है उसको पता है कि 5 आ गया आंसर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐड करा 25, R स्क्वायर 25 है तो R क्या हुआ 5 का स्क्वायर, मतलब रेडियस क्या आ गई 5 सेंटीमीटर. पहले आपको इसी ट्राइंगल में लगाना पड़ेगा जिसमें आपको दो चीज़ें पता है, जिसकी दो साइड्स पता है, उसमें आप लगा करके रेडियस निकाल लोगे, फिर रेडियस इसकी भी क्या होगी सेम. अब ये 5 है, ये 4 है, तो ये वैल्यू क्या आएगी 3. विथ प्रैक्टिस यू विल गेट दिस कंसेप्ट कि ये वैल्यू 3 आ जाएगी. तो अब हम इसमें क्या करेंगे, फिर से पाइथागोरस थ्योरम तो लिखा ही हुआ है, इन ट्राइंगल AOM, AO रेडियस है, AO स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर. यहाँ 5 स्क्वायर, OM आपका X है और ये हमारा 4 है. तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू X स्क्वायर. वैल्यू बचेगी 9, 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर X स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब X क्या आ गया 3. तो इस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस क्या है 3. तो यदि हमें दोनों का डिस्टेंस निकालना हो आपस में तो 4 + 3 दिस इज 7 सेंटीमीटर. दोनों कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस क्या आया 7 सेंटीमीटर. जो भी पूछा हो हमसे तो सिर्फ उस कॉर्ड का पूछा था, दूसरे का उसका आंसर 3 आ गया. और ये बेटा थोड़ा प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा देखते ही कि ये जो भी आंसर है, जो ये है इधर आ जाता है, इसकी वैल्यू इधर आ जाती है, इसकी वैल्यू इधर आ जाती है. पैरेलल कॉर्ड्स के केस में ये कॉर्ड्स पैरेलल है, तभी ऐसा होता है, अदरवाइज नहीं होता. तो विद दिस आज की क्लास का टाइम ओवर. कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. तो ट्राई कीजिएगा आप. हाँ, जो भी डाउट है व्हाट्सएप करो. कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.